नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में या पिछले क्लासेस में 16 महाजनपदों पे चर्चा की थी कि किस तरह उनका विकास होता है और एक अलग तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परंपरा का प्रादुर्भाव होता है यहाँ पे। आज हम उन जनपदों की थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति देखेंगे भारत के मैप में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये महाजनपद जो है इनका लोकेशन देखेंगे कि किस जगह ये लोकेटेड थे और इनमें जो प्रमुख बातें थी वो क्या थी, उन पे चर्चा करेंगे। और जो विभिन्न तरह के बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं उनमें इन जनपदों का उल्लेख मिलता है और उनका एक विस्तृत सूची जो है इन जनपदों की हमको इन जो है इस काल के ग्रंथों में, जैसे जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, उनमें दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका लोकेशन क्या था, किस तरह से ये थे। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं, सामान्य सा मैंने एक मैप ड्रॉ किया है। इसमें हम देखते हैं कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, मगध, अंग, मल्ल और बज्जी। ठीक है, ये दोनों जो थे वो गणराज्य थे, गणतंत्रात्मक थे, और बाकी जो थे वो सभी जो है राजतंत्रात्मक थे। अब इधर देखते हैं जो मत्स्य है वो जो है ये आपके आधुनिक पंजाब के आसपास जो राजस्थान क्षेत्र है वहाँ पड़ता है, और ये जो सूरसेन है ये मथुरा, ठीक है ना। वत्स जो है आपका जो कौशाम्बी आधुनिक प्रयागराज का क्षेत्र है वहाँ पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अवंती जो कि बहुत प्रसिद्ध नगर, इसकी राजधानी माहिष्मती थी और ये काफ़ी प्रसिद्ध था। इसके बाद चेदी चेदी राजतंत्रात्मक जो महाजनपद था वो, और दक्षिण भारत में एक महाजनपद अश्मक जो है ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत का। ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि ये जो महाजनपद है, इसके अलावा हम और दो महाजनपदों की बात कर लें तो दक्षिण में तो अस्मक था ही। इसके बाद हम देखते हैं गांधार। गांधार जो था वो थोड़ा सा वर्तमान भारत के बाहर है, लेकिन उस समय बृहत्तर भारत में गांधार भी जो था एक प्रमुख केंद्र था, वो भारत के ही अंतर्गत आता था। और यहाँ पे एक जगह, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो कि रेशम मार्ग था, रेशम मार्ग। ठीक है ना, ये बड़ा प्रसिद्ध जो है व्यापारिक मार्ग था, उस पे ये स्थित था और यहाँ पे शिक्षा और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र तक्षशिला था। और यहाँ पे सबसे प्राचीन जो है विश्वविद्यालय तक्षशिला में ही था। इसके बाद हम देखते हैं कंबोज जो है वो बिल्कुल जो है कश्मीर से सटे हुए था। हिंदू कुश जो पर्वत था उसके आसपास के क्षेत्र में ये पड़ता था। भारत के आधुनिक कश्मीर के क्षेत्र से भी इसका हम वो समीकरण बना सकते हैं। तो ये थी एक सामान्य सी जानकारी महाजनपदों को लेकर के, जिसको हमने मैप में देखा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दें कि यहाँ जो लगभग सबसे ज्यादा अगर देखा जाए जो इनमें महाजनपदों की लोकेशन को, तो सबसे ज्यादा महाजनपद जो है वो गंगा घाटी, ठीक है ना, गंगा घाटी में ही देखे जाते हैं। इस पे हमने कल भी चर्चा की थी, आज भी देखते हैं। देखिए, महाजनपदों के निर्माण में या द्वितीय नगरीकरण की जो व्यवस्था थी उसमें कृषि का एक बहुत बड़ा रोल था, ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब बहुत महत्वपूर्ण रोल जो था वो कृषि का था। ठीक है, इसके अलावा कृषि से ही विकास होता है और धीरे धीरे सुदृढ़ नगर यहाँ पे बसते हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी सामान्य सी जानकारी। आज हम महाजनपदों के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय
अंगुत्तर निकाय, ठीक है ना, तथा अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु, महावस्तु, ये दोनों जो बौद्ध ग्रंथ हैं, इनमें इन 16 जनपदों की सूची मिलती है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, इसमें भी इन महाजनपदों की सूची मिलती है, ठीक है ना। तो इसके अलावा कुछ महाजनपदों का जो उल्लेख है, जैसे कि मगध का उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है, और विभिन्न पुराणों में भी जो है महाजनपदों का उल्लेख हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक और चीज बता दें कि बौद्ध ग्रंथों में जो महाजनपदों की सूची दी गई है और जैन ग्रंथों में, इसमें कुछ में थोड़ा सा हेर फेर है, लेकिन ओवरऑल सारी जो है चीजें उस महाजनपद काल की, जो सारे महाजनपद हैं वो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर कुछ अलग नामों से या किसी को और महत्व देते हुए बताया गया है, लेकिन एक प्रॉपर सूची इन दोनों ग्रंथों में हमको दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये थी महाजनपदों के बारे में एक जानकारी। तो यहाँ पे जो है इसको लेकर के काफी जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन सकते हैं। इसमें जो है अस्मक जो है वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मगध है, मगध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम देखते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली महाजनपद के रूप में हमको उभरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और एक चीज यहां भी स्पष्ट है कि इन महाजनपदों में आपस में काफी संघर्ष होता था, ठीक है। कुछ के साथ मित्रता भी थी, जैसे कि संधियां वगैरह था, ठीक है, जिनके चलते वैवाहिक संधियां भी होती थी, ठीक है। जैसे कि गणराज्यों की अगर हम बात करें तो जैसे मगध को हम ले लेते हैं, तो मगध बहुत शक्तिशाली इस परिप्रेक्ष्य में हुआ कि ये जो है इसके पास संसाधन बहुत बेहतर थे। मगध के पास एक तो यहाँ पे खनिज संसाधन था, ठीक है, और जो है विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन थे, और यहाँ आसपास जंगल था, क्योंकि ये गंगा और सोन नदी के जो है क्षेत्र में ये पड़ता है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि इसका साम्राज्य का थोड़ा सा हिस्सा जो है विंध्य पर्वत से भी टच करता था, थोड़ा बहुत हिस्सा। तो एक जो है बड़ी इसकी जो स्थिति थी वो काफी बहुत बेहतर थी, और ये जो था यहाँ पे खनिज तो थे ही, साथ ही साथ जंगल था, हाथियां यहाँ से मिलती थी, और हाथियां जो थी उस काल में सेना के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये मगध का उत्कर्ष होता है, और आगे मौर्य काल में या मौर्य साम्राज्य में इसका बहुत बड़ा रोल आता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि मगध जो है वहां पे एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में दिखाई देता है हमको। उसी तरह से तो मगध शक्तिशाली राजवंश के रूप में दिखाई देता है, और ये जो है बहुत सारे जो आगे के ये सारे राजवंश हैं या फिर ये जो महाजनपद हैं उनको जो है उन पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्यतः जो है हम 4 महाजनपदों को देखते हैं जो आगे चल करके बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, और लगभग सारे जो महाजनपद है या तो उसी में समाहित हो जाते हैं या फिर वो उनको अपने अधिकार में कर लेते हैं। यहाँ पे एक और बात बताएं कि यहाँ पे जो मल्ल और बज्जी हैं ये दोनों गणतंत्रात्मक हैं, गणतंत्रात्मक हैं, ठीक है ना, गणतंत्रात्मक जो है महाजनपद हैं, ये गणतंत्रात्मक हैं। और यहाँ पे जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, यह बज्जी जो है 8 छोटे छोटे गणों का समूह, गण यानी छोटे छोटे राज्यों का समूह था, और मल्ल जो है वह भी 9 छोटे छोटे गणों का या राज्यों का समूह था। इनमें आपस में
जो है कुछ विभिन्न प्रकार की संधियां होती थी, और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं। यहाँ पे आपस में संधियां थी और उन संधियों के माध्यम से आपस में ये सहयोग बना करके अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ठीक है, हालांकि बाद में बज्जी और मगध में संघर्ष होता है। मोर और लेस सारे जो ये महाजनपद हैं आपस में संघर्ष होता रहता है, और इसको हम आगे देखेंगे। तो ये थी एक सामान्य सी जानकारी महाजनपदों को लेकर के, और चूंकि हम मैप इसलिए बना दिए हैं कि इसमें आप थोड़ा सा इसको आधुनिक जगहों से इसका जो है मतलब आधुनिक जो जगह है उनसे इनको कोरिलेट करके आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और महाजनपदों पे थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, और अलग अलग इनका थोड़ा सा हम इन पे अलग अलग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनकी चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं इनके बारे में। तो अब हम महाजनपदों पे थोड़ी सी चर्चा कर लें कि महाजनपदों में क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी। कभी कभी ये सुमेलित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कभी कभी इनको ये पूछ लेता है कि कौन सी नदियों के तट पे थे, क्या इनकी प्रमुख बातें थी, और बिना इनकी कुछ प्रमुख बातें जाने बिना हम इसको ठीक ढंग से समझ भी नहीं सकते हैं। तो एक छोटी छोटी जो है हमने जानकारी यहाँ प्रस्तुत की है, जिसे हम देखते हैं। तो देखिए, काशी जो था वो एक प्रमुख महाजनपद था, ठीक है ना, उत्तरी भारत का। और ये जो था आधुनिक वाराणसी जो है उससे हम इसका समीकरण स्थापित करते हैं। तो उत्तर में वरुणा तथा दक्षिण में 80 नदियों के मध्य जो बनारस या वाराणसी जिसको कहते हैं, वरुणा और 80 इसी के संगम पर यह जो था नगर था, और इसकी राजधानी जो थी वो वाराणसी थी, जो वरुणा तथा 80 नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है ना। अनेक जातक कथाओं में इस नगर का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। और ब्रह्मदत्त इसका सबसे शक्तिशाली राजा था जिसने कोसल को जीता था। अब यहाँ पे एक चीज और स्पष्ट कर दें कि कोसल और काशी में हमेशा जो है मतलब एक दूसरे पर अधिकार करने के लिए लड़ाइयाँ होती थी। कभी काशी कोसल को और कभी कोसल काशी को अपने अधिकार में लेता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कोसल पे चर्चा करते हैं। कोसल यह पूर्व में गंडक नदी, पश्चिम में गोमती नदी तथा दक्षिण में सई नदी के बीच का क्षेत्र था, और यह उत्तर की तरफ नेपाल तक भी स्थित था, मतलब नेपाल की पहाड़ियों तक इसका जो क्षेत्र था वो विस्तृत था। श्रावस्ती जो थी इसकी राजधानी थी, ठीक है ना। पवित्र सरयू नदी इसे दो भागों में बांटती थी, ठीक है। एक जो उत्तरी भाग था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिसे आधुनिक जगह में जो सहेत और महेत है उससे इसका समीकरण हम लगाते हैं, और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो कुशावती थी, ठीक है ना। अयोध्या या साकेत इसका सबसे प्राचीन नगर था, जिसका विवरण हमको रामायण में मिलता है, ठीक है। प्रसेनजीत यहाँ का प्रमुख राजा था, जिसने बाद में, ठीक है ना, प्रसेनजीत प्रमुख राजा था जिसके हम बहुत सारे वैवाहिक संबंध जो है हम देखते हैं मगध के साथ भी और विभिन्न और साम्राज्यों के साथ भी देखते हैं, ठीक है। और बाद में होता क्या है कि यह जो कोसल होता है वह काशी को अपने क्षेत्र में मिला लेता है, मतलब कोसल का विस्तार काशी महाजनपद तक हो जाता है और वह उसे अपने अधिकार में ले लेता है। तो ये थी कुछ उनके बारे में जानकारी। अगला जो महाजनपद है वो आता है अंग। अंग महाजनपद जो है वो आधुनिक बिहार, ठीक है ना, के भागलपुर, ठीक है ना, भागलपुर जो क्षेत्र है, ठीक है ना, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो अंग देश के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह जो है गंगा और चंपा, गंगा तथा चंपा नदी के बीच का क्षेत्र था, ये बीच का
क्षेत्र था, ठीक है ना। और एक बात और बता दें कि जो इसकी राजधानी थी वो थी चंपा। इसकी जो राजधानी थी वह चंपा थी, ठीक है। चंपा जो थी वो राजधानी थी और एक बड़ा प्रसिद्ध जो है व्यापारिक नगर भी था। यह चंपा जो था प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, व्यापारिक नगर था, ठीक है ना। इसके अलावा चंपा जो था उस काल के जो सबसे बड़े महानगर थे उनमें से भी एक था, ठीक है। तो ये चंपा जो है, और एक और बात, जो ये चंपा नदी थी वह जो है इस अंग के क्षेत्र को, ठीक है ना, मगध से अलग करती थी, ठीक है। तो चंपा जो है एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था जो कि व्यापारिक मार्ग पे स्थित था और यह उस काल की बहुत जो है प्रसिद्ध महानगर था और व्यापारिक केंद्र भी था, ठीक है। तो ये थी अंग के बारे में जानकारी। चलते हैं कुछ और गणराज्यों को देखते हैं। अब हम कुछ और गणराज्यों को देखते हैं। इसमें मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली, मतलब महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली जो था वह महाजनपद था। और आगे जो है यह चल करके मगध का उत्कर्ष होता है और हम देखते हैं कि यहीं से कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ती हुई हमको दिखाई देती है। हालांकि इसको हम इंडिपेंडेंट अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको छोटी छोटी, मतलब मोटे तौर पे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसकी जो राजधानी थी वो गिरिब्रज या राजगृह थी, ठीक है ना, जो बाद में पाटलिपुत्र हो जाती है, ठीक है ना, पाटलिपुत्र हो जाती है, ठीक है, यानी कि आधुनिक पटना, ठीक है ना। और यह जो था पाटलिपुत्र मतलब सबसे महत्वपूर्ण या सबसे महान नगर था उस काल का, महाजनपद काल का, या जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नगर थे वो उस समय इसका बहुत अधिक महत्व था। पटना का जो आधुनिक पटना है और उस समय से पाटलिपुत्र कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो था ये जो है खनिज संसाधन, ठीक है ना, से संपन्न महाजनपद था, ठीक है ना। और ये काफी शक्तिशाली था, ठीक है। और हम देखते हैं कि आगे आने वाले समय में यहीं से जो है मौर्य साम्राज्य का उद्भव भी होता है। अगर इसके लोकेशन को देखें तो यह जो है गंगा तथा सोन और चंपा, ठीक है ना, नदियों से घिरा था, ठीक है ना। और खास बात क्या है कि चारों तरफ से जंगल थे, वनों से आच्छादित था, जंगलों से आच्छादित था, ठीक है ना, और आच्छादित था। और इसकी खास बात क्या थी कि यहाँ पे खनिज संसाधन थे, ठीक है। तो जंगलों से यहाँ पे हाथियां वगैरह मिल जाती थी जो कि सेना के लिए बहुत आवश्यक थे, बड़े आवश्यक थे। खनिज संसाधन थे तो यहाँ हथियार वगैरह भी काफी जो है मात्रा में बने और जो कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी विस्तार को एक नया आयाम देते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो गंगा, सोन और चंपा नदियां थी ये एक विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र भी इन्हें प्रदान करती हैं। इसके अलावा नेविगेशन मतलब व्यापार वाणिज्य के लिए भी अनेक प्रकार की सुविधाएं ये नदियां उनको प्रदान करती थी, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये महाजनपद जो है आगे चल करके मौर्य साम्राज्य के विकास का कारण बनता है और बहुत सारे महाजनपदों को ये टेक ओवर भी करता है, उन पे अपना अधिकार भी करता है। तो ये दोस्तों ये जानकारी थी आपके महाजनपदों को लेकर के। अगले वीडियो में हम कुछ और महाजनपदों पे चर्चा करेंगे और उनके कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर इस पूरे महाजनपद काल की सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक परिस्थितियों को देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस काल में आते आते हमको बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, ग्रंथों के रूप में, बौद्ध ग्रंथों के रूप में, जैन ग्रंथों के रूप में, उनको आधार बनाते हुए ही हम इस काल का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक सामान्य सी जानकारी महाजनपदों को लेकर के। अगले वीडियो में हम फिर इसके बारे में और कुछ महाजनपदों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से प्रदान करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।